कीजिए, ध्यान में रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, राइट, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशंस एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशंस एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो मैंने माना ये जो रील है इसके सेंटर का एक्सेलरेशन a1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इस मास का एक्सेलरेशन है a2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब ये जो रील है ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा है, तो अगर इसके सेंटर का एक्सेलरेशन है तो इस रील का एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग क्लॉकवाइज मान लेते हैं अल्फा 1। ऑलराइट, अब क्या क्या चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी जिससे हम रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस निकाल सकते हैं, करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक थ्रेड से कनेक्टेड है, यानी इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का वही एक्सेलरेशन होगा। ये एक चीज मेरे दिमाग में आती है। ओके, वेरी नाइस। दूसरी चीज क्या मेरे दिमाग में आती है कि ये जो रील है इसका रिलेटिव स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू द सर्फेस नहीं हो रहा है, यानी कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, और प्योर रोलिंग कर रहा है तो वहां से भी एक कंडीशन आ सकती है, करेक्ट। तो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये कंडीशन, ये क्या होगा, यहां का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहां का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और प्योर रोलिंग हो रही है। अगर वो सिनारियो है तो इस रील का बड़ा रेडियस कितना है, इस रील का रेडियस यानी पेरिफेरल रेडियस कितना है 2r, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं क्या कि a1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2r, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है इसलिए पहला कंडीशन हमने निकाला a1 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू 2r, करेक्ट। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को q कह लेते हैं। तो मुझे इतना पता है कि ये जो a2 है ये इस पॉइंट q से एक थ्रेड से कनेक्टेड है सीधा सीधा, यानी कि जो भी a2 का एक्सेलरेशन होगा q का एक्सेलरेशन वही होगा। कंस्ट्रेंट यही बताता है हमें कि जो a2 का एक्सेलरेशन होगा या जो एक्सेलरेशन a2 होगा q का भी वही एक्सेलरेशन होगा। अब q का एक्सेलरेशन कैसे निकालें, q का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ओके, अब हमने इसका एंगुलर एक्सेलरेशन माना है अल्फा 1, ठीक है, और इसके सेंटर का एक्सेलरेशन माना है a1। तो मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, यानी कि इस एक्सेलरेशन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट q विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, किसका सेंटर, इसका सेंटर, ये सेंटर, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर क्या होगा, ठीक है, q सेंटर के रिस्पेक्ट में q क्या होगा, q प्योर रोटेशन कर रहा होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये हो जाएगा अल्फा 1 इंटू आर, है कि नहीं। ध्यान दीजिए हब रेडियस r है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर कितना हो जाएगा, अल्फा 1 r, किस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, और सेंटर का एक्सेलरेशन कितना है, सेंटर का एक्सेलरेशन है a1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा 1 r, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव ले रहा हूं तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस अल्फा 1 r, और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर कितना है a1, यानी कि यहां से मेरे पास क्या रिलेशनशिप आता है, यहां पे से मेरे पास रिलेशनशिप आता है a2 इज इक्वल टू a1 माइनस अल्फा 1 r, है कि नहीं। और a1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अल्फा 1 के टर्म्स में, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि a2 इज इक्वल टू a1 यानी कि 2 अल्फा 1 r दिस माइनस अल्फा 1 r, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा अल्फा 1 r, यानी कि काफी सारे वेरिएबल्स हमने सॉल्व कर दिए। a2 आया अल्फा 1 r और a1 आया 2 इंटू अल्फा 1 r। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a1 का जो एक्सेलरेशन है वो ट्वाइस ऑफ a2 है,
यानी कि अगर A2 का एक्सेलरेशन A पकड़ लें तो A1 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2A। ये बात क्लियर है? करेक्ट। और अल्फा 1 और A के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अल्फा 1 और A के बीच में ये रिलेशनशिप है। A1 कितना है? A1 है 2A और ये है अल्फा 1 इंटू 2R, यानी कि ये 2 और ये 2 गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू A अपॉन R। करेक्ट, यानी कि सारा रिलेशनशिप निकल गया। अगर इस ब्लॉक का, इस मास A का एक्सेलरेशन अगर हम स्मॉल a मानते हैं तो इस A1 एक्सेलरेशन को हम कितना मान सकते हैं? 2A मान सकते हैं। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कितना मान सकते हैं? A अपॉन R। यानी कि सारा कुछ मेरा एक वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, और वो कौन सा वेरिएबल है? A आ गया, है कि नहीं? ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट काम इस क्वेश्चन का हमने कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसके बाद तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग है। तो फटाफट इक्वेशन सॉल्विंग करते हैं। तो इसको मान लेते हैं स्मॉल m, तो ये हो जाएगा mg, यहां लगेगा टेंशन, यहां पे भी लगेगा टेंशन, मान लेते हैं इधर लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, मान लेते हैं इधर लग रहा है फ्रिक्शन। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा 1, एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो अब सिंपली क्या करना है? फोर्स और टॉर्क इक्वेशन लिखना है। तो मैं पहला फोर्स इक्वेशन लिखूंगा ए के लिए। ठीक है, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल ए, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा पहला इक्वेशन हमारा आ गया। तो पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन, मैस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द रील। ठीक है, तो रील का जो एक्सेलरेशन है उसके लिए मैं लिख रहा हूं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है? T, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है? F, यानी कि ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा T माइनस F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 2A। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूंगा इस रील के ऊपर। तो अब मुझे क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। अब मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा माना है? क्लॉकवाइज माना है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं लूंगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं लूंगा नेगेटिव। ठीक है, तो टॉर्क किस किस की वजह से होगा? इस फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क होगा। ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना होगा? F मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। इसका मोमेंट आर्म कितना है? इसका मोमेंट आर्म है 2R। और ये टॉर्क कैसा है? ये टॉर्क है क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो जाएगा F इंटू 2R, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट टेंशन। टेंशन के लिए मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा? टेंशन के लिए मोमेंट आर्म इतना हो जाएगा, यानी कि कितना? यानी कि सिर्फ R, है कि नहीं? और ये जो टॉर्क होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी मुझे टेंशन के टॉर्क को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस टी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है कि नहीं? करेक्ट। और अल्फा की जगह हम क्या सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं? अल्फा की जगह हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं a डिवाइडेड बाई आर, जो कि हम पहले देख चुके हैं, है कि नहीं? यहां पे हम देख चुके हैं कि अल्फा इज a डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ए के टर्म्स मुझे ए निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, यानी मुझे टेंशन और फ्रिक्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं लगती है। चलिए चेक करते हैं। तो ये जो आर है और ये जो आर है, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। तो टेंशन और फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और सबको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस टी, ये प्लस 2t और ये माइनस टी, यानी प्लस 2t और माइनस 2t मिलकर क्या दे देगा मुझे? 0 दे देगा। यानी कि टेंशन, टू टेंशन और टेंशन यहां से गया। यहां से मेरे पास बन जाएगा माइनस 2f और यहां से मेरे पास क्या है? प्लस 2f। वो दोनों भी कैंसिल होकर क्या दे देंगे मुझे? 0 दे देंगे, यानी कि ये भी चला जाएगा। तो मेरे पास बचेगा कितना? मेरे पास बचेगा mg इज इक्वल टू, ए को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस 4 कैपिटल M, ये 2 और ये 2 मिलके 4 कैपिटल M प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 4 कैपिटल M प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये किसका एक्सेलरेशन होगा? ये छोटे मास का एक्सेलरेशन होगा। रील का एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका ट्वाइस होगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल m का वैल्यू कितना है? स्मॉल m का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय स्मॉल m है हमारे पास 1,
4 इंटू कैपिटल M कितना हो जाएगा, ये 2.5 प्लस I यानी कि 0.6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, रेडियस है 0.1 मीटर, यानी कि ये बन जाएगा 0.01, यानी यहां से मेरे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा, 10 प्लस 1 11, 11 और 60 71, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 71, करेक्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास इसका वैल्यू आएगा रफली 0.135 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रील का एक्सेलरेशन क्या होगा, रील का एक्सेलरेशन इसका ट्वाइस होगा, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। रील का जो एक्सेलरेशन है वो इस वैल्यू का ट्वाइस होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। लंबा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, है कि नहीं। अब अपने को ये बिल्कुल अच्छे से आता है कि फोर्स इक्वेशन कैसे लिखना है, टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखना है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो कौन सी बचती है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशंस एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो यहां हम प्योर रोलिंग के कंडीशन की हेल्प लेते हैं, यहां पे हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो आप उसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर प्लस सेंटर का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, एक बार सोचिए इसके बारे में, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, सो ये नोट कर लिया होगा आपने। मैं इस स्लाइड पे भी रुक जाता हूं, अगर आपको इसको भी नोट करना है तो फटाफट नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, वो आप कर सकते हैं, आप इस स्लाइड को फटाफट नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, डन, परफेक्ट। तो फिर ये क्वेश्चन है खत्म, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform rod AB of mass M and length 5A is free to rotate on a smooth horizontal table about a pivot through P. Important क्या है, यहां पे pivot है। A point on AB such that AP is equal to A. Clear है? A particle of mass 2m, कहां है particle, ये है particle, moving on the table strikes AB perpendicularly at the point 2A from P. Okay? तो ये जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 2A। तो यहां पे ये स्ट्राइक करता है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। द रॉड बीइंग एट रेस्ट, तो इनिशियली रॉड रेस्ट पे था। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन देम इज 1/4 एंड देयर स्पीड्स इमीडिएटली आफ्टर द इंपैक्ट, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर द इंपैक्ट दोनों की स्पीड निकालनी है। किन दोनों की स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड निकालनी है, इस पॉइंट की स्पीड निकालनी है, रॉड के इस पॉइंट की स्पीड निकालनी है, और ये जो मास यहां के टकरान गया है इसकी स्पीड निकालनी है कि जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो कोलिजन है, ठीक है, यहां पे रोटेशन के साथ साथ कोलिजन है। और जब भी रोटेशन के साथ कोलिजन होता है, मैंने आपको क्या बोला है, क्या सोचने के लिए, कि आपका जो रॉड है वो फ्री टू मूव है या नहीं है। तो ये कौन सा केस है, क्या ये फ्री टू मूव है, नहीं, ये फ्री टू मूव नहीं है, ये पिविटेड है। और अगर पिविटेड है तो सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में सोचिए, रिकॉल कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, एक अटेम्प्ट लीजिए, और उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑल राइट, चलिए,
तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि ये कोलिजन में इस कोलिजन को हम कैसे डील करें, ठीक है। तो ये कैसा रॉड है? ये रॉड है जो पिवटेड है, पिवटेड अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, यानी कि ये इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन करेगा ये रॉड, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोलिजन रोटेशन के केस में हो रहा है तो अपने को देखना है फ्री है या फिक्स्ड है, यानी फ्री टू मूव है या फिक्स्ड है, किसी पॉइंट पे इसको फिक्स या पिवट किया गया है। तो जब वो सिचुएशन है तो ऑब्वियसली हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में तो सोचेंगे, कोलिजन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोटेशन के केस में, लेकिन ये भी सोचेंगे कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखा जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम इस पिवटेड पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये जो भी फोर्स लग रहा होगा, इस पिवट या हिंज पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, ये इस पिवट के थ्रू ही पास करेगा, यानी कि उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सेटअप है, यानी कि mg नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन, किसी का भी टॉर्क नहीं होगा, यानी कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। आप कोई भी और पॉइंट लोगे तो फ्रिक्शन, आई एम सॉरी, जो हिंज है, हिंज फोर्स है, या जो फोर्स पिवट पे जो फोर्स लग रहा है, उसके टॉर्क के कारण एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा। आपने ये पॉइंट चूज किया तो भी ये फोर्स का टॉर्क तो होगा, आपने ये पॉइंट चूज किया तो भी इस फोर्स का टॉर्क तो होगा, यानी कि ये पिवट छोड़ के आप कोई भी पॉइंट लो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप नहीं कर सकते हो, करेक्ट। यानी कि बहुत ही सिंपल है, अगर ये पिवटेड है, इस पिवट के अबाउट ये प्योर रोटेशन करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट हम कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर? तो फटाफट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, ओके। तो पहला सिचुएशन क्या है, रॉड तो रेस्ट पे है, यानी उसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन ये जो पार्टिकल है इसका मास है 2m, इसकी वेलोसिटी है ऐसी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है? mv r परपेंडिकुलर। तो मुझे r परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, ये तो मुझे दिया हुआ है, ये जो r परपेंडिकुलर है वो कितना है? 2a, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया 2m मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय 2a, mv r परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद ये रॉड रोटेट करने लगेगा, तो मान लेते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो रॉड है, रॉड के ऊपर ये जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 2a। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस तो 2a है ना, पिवट से इसका डिस्टेंस कितना है? 2a है, और ये प्योर रोटेशन करेगा उस पिवट के अबाउट, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू 2a। इस वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं, और जो 2m की वेलोसिटी है उसको हम v2 मान लेते हैं। क्लियर? यानी कि जस्ट आफ्टर कोलिजन उस पॉइंट ऑफ द रॉड जिसपे 2m ने स्ट्राइक किया, उसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और 2m की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो अब एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड प्लस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास 2m, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड हो जाएगा I इंटू ओमेगा। रॉड क्या कर रहा है? प्योर रोटेशन, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस पॉइंट P के अबाउट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम मैं उस पॉइंट P के अबाउट लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? सबसे पहले रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml स्क्वायर बाई 12। लेंथ इस रॉड का कितना है? लेंथ इस रॉड का 5a है, यानी कि m 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक। प्लस हमें कहां से निकालना है? हमें इस पॉइंट P के अबाउट निकालना है, तो ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो md स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई d। d कितना हो जाएगा? ठीक है, तो सेंटर से लेके इस पॉइंट P की दूरी कितनी हो जाएगी? 3a/2, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी? 5a/2, 5a का आधा। यहां तक ऑलरेडी a है, यानी बचा कितना? ये बचा 3a/2, करेक्ट। यानी कि md स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, ये हो जाएगा m इंटू 3a डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? ये जो पूरा टर्म है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू P। तो ये आ गया I, और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? परफेक्ट, यानी ये ओमेगा आ गया। प्लस अब एंगुलर मोमेंटम मुझे किसका लिखना है? एंगुलर मोमेंटम मुझे 2m का लिखना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी v है,
तो ये हो गया m इंटू वेलोसिटी, और r परपेंडिकुलर कितना है, r परपेंडिकुलर तो 2a ही होगा, ठीक है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास 2m जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m मास इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2m, और डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a। क्लियर, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी किधर मानी है, मैंने वेलोसिटी मानी है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने वेलोसिटी मानी है इस डायरेक्शन में, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कैसी मानी है हमने, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसका भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने दोनों एंगुलर मोमेंटम को जोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे मेरे असम्पशन के हिसाब से। अगर मेरा असम्पशन गलत होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4mva, दिस इज इक्वल टू ma स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा की जगह हम यहां से लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं v1 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाई 2a, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 5a स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, है कि नहीं, ये बचेगा मेरे पास, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4mv2, करेक्ट। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं यहां से, m और m गया, ठीक है, ये एक a और ये एक a गया, फिर ये a और अच्छा यहां पे एक a छूट गया था तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, और ये भी चला गया, तो मेरे पास बचेगा 4v इज इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेते हैं 25 डिवाइडेड बाई 12 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाई 12, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहां पे हाफ है हमारे पास, प्लस है यहां पे हमारे पास 4v2, यानी कि अगर इसको कैलकुलेट करें फटाफट तो ये हो जाएगा 4v इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कितना आएगा 25 प्लस 27 यानी कि 52, 52 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचता है तो ये बचेगा हमारे पास 52 का आधा कितना होता है 26, तो 26 डिवाइडेड बाई 12, v1, यहां पे v1 छूट गया तो यहां पे v1 लिखना चाहिए, प्लस 4v2, और इसको भी कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 6। ऑलराइट, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, तो ये है 52 डिवाइडेड बाई, ऑलराइट, तो 13 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, यानी कि इसको हम नोट कर लेते हैं, और इस 4 और इस 4 को भी नीचे ले आते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यानी कि फाइनली हमारा इक्वेशन कितना आ जाएगा, फाइनली हमारा इक्वेशन आ जाएगा 4v, या 4v को हटा देते हैं तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 13v1 है, डिनोमिनेटर में 6 है, तो वो हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 13v1 डिवाइडेड बाई 24 प्लस v2, यानी कि ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, दो वेरिएबल्स हैं v1 और v2, यानी कि मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, तो पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, दूसरा इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वेशन से आएगा, वो कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस v12 डिवाइडेड बाई u12, है कि नहीं, v12 डिवाइडेड बाई u12, या ऊपर अगर आप v21 लिख रहे हैं तो नीचे भी u21 लिखना पड़ेगा, बस ये माइनस साइन लगा देना है, फिर मिस्टेक नहीं होगा। ओके, तो हमने इसको v1 माना था, हमने इसको v2 माना था, तो ये हो जाएगा हमारा u1 और ये हो जाएगा हमारा u2, ठीक है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e विच इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस u2, u1 क्या है, u1 है 0 और u2 क्या है, u2 है v, तो ये हो जाएगा 0 माइनस v, दिस इज इक्वल टू माइनस v12, माइनस v12 का मतलब क्या है, माइनस ऑफ v1 माइनस v2, यानी ये बन जाएगा माइनस v1 प्लस v2, ये बन जाएगा माइनस v1 प्लस v2, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा v माइनस माइनस v/4 यानी v प्लस v/4, और इधर आ जाएगा 5v/4,
ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 13/24 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई V1। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 5V डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 13 प्लस 24 कितना, ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 24 V1। ये 4 से ये 6 गया और फाइनली मेरे पास क्या आ गया, फाइनली मेरे पास आ गया V1 का वैल्यू 30V डिवाइडेड बाई 37, है कि नहीं। तो V1 का वैल्यू आ गया 30V डिवाइडेड बाई 37। अब यहां से V2 का वैल्यू निकालना मुश्किल है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या करें, इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो यहां से V2 का वैल्यू हम कह सकते हैं कि V1 माइनस V/4, है कि नहीं। तो V2 का वैल्यू हम कहेंगे, V2 का वैल्यू है V1 माइनस V/4। तो V1 का वैल्यू कितना निकाला हमने, V1 का वैल्यू हमने निकाला 30V/37, 30V/37 माइनस V/4, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से मुझे मिल जाएगा 120V माइनस 37V डिवाइडेड बाई 7 4 28, 2 7 4 3 12, 148। 120V माइनस 37V कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83V डिवाइडेड बाई 148, करेक्ट। यानी कि V2 का भी वैल्यू आ गया। और अगर मुझे ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो ओमेगा का वैल्यू क्या निकाला था हमने, याद कीजिए, वो था V2 डिवाइडेड बाई 2A। अगर पीछे जाएं तो ओमेगा हमने क्या माना था वो हम देख सकते हैं। ओमेगा था, सॉरी, V1 डिवाइडेड बाई 2A था, ओमेगा था V1 डिवाइडेड बाई 2A। यानी कि ये हो जाएगा V1 का वैल्यू 30V/37 डिवाइडेड बाई 2A, यानी हो जाएगा 15V/37A। यानी कि हमने V1 भी निकाल लिया, V2 भी निकाल लिया और ओमेगा भी निकाल लिया। तो मेरे सारे आंसर्स आ गए। एक बार चेक कर लेते हैं सारे आंसर्स। VM, V ऑफ 2M एंड ओमेगा, यानी कि सारे आंसर्स मेरे आ गए। तो अब पीछे चले जाते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जब भी कोलिजन हो रहा है रोटेशन के केस में, तो अगर वो किसी पिवट के अबाउट फिक्स्ड है तो एंगुलर मोमेंटम उस पिवट के अबाउट निकालना होगा, करेक्ट। उस पिवट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ऑलराइट, क्लियर। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलराइट, डन। तो अगर ये हो गया है तो आप इसको भी चाहे तो फटाफट नोट कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसको आप फटाफट नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, डन, परफेक्ट। यानी कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। A uniform rod of length L lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table has a mass m and a speed v before the collision and sticks to the rod after the collision. The rod has a mass capital M, then find out the velocity of the center of mass C and the angular velocity of the system. ठीक है, तो कोलिजन हो रहा है, रोटेशन भी होगा, और इस केस में डिफरेंस क्या है, इस केस में रॉड फ्री टू मूव है, ये कहीं से भी पिवटेड नहीं है। तो अब सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, सोचिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप इंप्रोवाइज करेंगे। इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, चलिए देखते हैं। अब ये जो रॉड है ये फ्री टू मूव है, तो जब ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, ठीक है। यानी कि रोटेशन तो होगा इसका विद सम एंगुलर वेलोसिटी, इसके सेंटर की, रॉड के सेंटर की कुछ वेलोसिटी भी होगी। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या करें, इसको कैसे अप्रोच करें। तो कहीं ना कहीं अपने को पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है, तो सेंटर ऑफ द रॉड क्या था, सेंटर ऑफ द रॉड स्टेशनरी था, ठीक है। सेंटर ऑफ द रॉड क्या था, सेंटर ऑफ द रॉड स्टेशनरी था, पहले था कि नहीं था, सेंटर ऑफ द रॉड स्टेशनरी था। जब ये इंपैक्ट होगा उसके बाद क्या होगा, इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी और इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगी, यानी कि विद नो वेलोसिटी अब इसकी कुछ वेलोसिटी है, यानी कि ये जो फ्रेम है, ये जो सेंटर है, क्या वो एक्सेलरेटेड है, बिल्कुल एक्सेलरेटेड है, पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी, बाद में वेलोसिटी हो गई। तो ये जो सेंटर ऑफ द रॉड है ये क्या है, एक्सेलरेटेड है। अगर ये सेंटर ऑफ द रॉड एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, तो क्या करना पड़ता है, सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि ये जो सिस्टम है, ये स्मॉल एम और कैपिटल एम का जो सिस्टम होगा, क्योंकि स्मॉल एम तो चिपक गया है इस रॉड से, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम ले रहे हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम को, तो उसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो मान लेते हैं उसका सेंटर ऑफ मास यहां है। तो अगर इसको O से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि एक एक्सेलरेटेड पॉइंट है, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो क्या करना पड़ेगा हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर ये सूडो फोर्स लग रहा है, तो क्या इस सूडो फोर्स का टॉर्क है अबाउट पॉइंट O? बिल्कुल है, इस सूडो फोर्स का टॉर्क है अबाउट पॉइंट O, यानी कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है, यानी कि उस पॉइंट के अबाउट और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। और ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा। कौन से पॉइंट्स के लिए, ये पॉइंट के लिए भी ट्रू होगा, ये पॉइंट के लिए भी ट्रू होगा, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, आप कोई भी पॉइंट ले लो, सब पॉइंट के लिए वो ट्रू होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट। और वो पॉइंट कौन सा है, वेरी सिंपल, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर ऑब्जर्व करोगे, तो सूडो फोर्स तो लगेगा, ठीक है। जो भी एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा उसके कारण सूडो फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये सूडो फोर्स किस पॉइंट के थ्रू पास करेगा, वो सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास करेगा। यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस सूडो फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आ रही बात समझ में, एंगुलर मोमेंटम can be conserved about the center of mass of the system। आ रही बात समझ में, ये क्यों सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, ये क्लियर है, ठीक है। तो दो मेजर डिफरेंस है, जब कोलिजन हो रहा है रोटेशन के केस में, जहां पे रॉड फिक्स्ड है, पिवटेड है, तो उस पिवट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्री टू मूव है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर ये क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी है v, तो कोलिजन के जस्ट बाद मान लेते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा। अब ये जो ओमेगा का डायरेक्शन है ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। ये गलत है, ये ओमेगा का डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज लेना चाहिए, है कि नहीं। और ये समझ में भी आ रहा है, पार्टिकल अपर एंड पे हिट कर रहा है, यानी कि रोटेट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन हमने मान लिया कि सेंटर की जो वेलोसिटी है वो है v प्राइम, और जो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास कहां है, सेंटर ऑफ मास यहां पे है। तो अगर हम क्या एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जो रॉड है इसके लिए मान सकते हैं कि इसका जो टोटल मास है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड होगा, और ये जो स्मॉल एम है वो कहां है, वो एंड पे है। यानी कि इस सिस्टम क्या है,
रॉड प्लस मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये टू पार्टिकल सिस्टम बन गया। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो L1 जो है वो क्या है? वो स्मॉल m से c का डिस्टेंस है। ये L1 क्या है? स्मॉल m से c का डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस कैपिटल M इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इनफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा है कि आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो स्मॉल m से जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कैपिटल M इंटू एल बाई टू अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और L2 क्या है? L2 है दूरी कैपिटल M की सेंटर से, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, है कि नहीं? ठीक है, तो L1 और L2 निकल गया और हमें क्या करना है? हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है L1। इनिशियली क्या होगा? इनिशियली ये मास है m, वेलोसिटी है v, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L1। यानी कि एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv मल्टीप्लाइड बाई L1। mv आर परपेंडिकुलर, सिंपल। दिस इज इक्वल टू, अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखना है अबाउट द सेंटर, ठीक है। तो अबाउट द सेंटर मुझे मोशन कैसा दिखेगा? ठीक है, अबाउट द सेंटर मुझे ये v प्राइम दिखेगा क्या? अगर मैं सेंटर पे ही बैठा हूं तो मुझे सेंटर की वेलोसिटी दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। यानी कि सेंटर के अबाउट मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा कि ये प्योर रोटेशन कर रहा है ये रॉड। यानी कि मैं कह सकता हूं आई सी एम इंटू ओमेगा, कह सकता हूं कि नहीं? यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई सी एम इंटू ओमेगा। और सी एम क्या है? सी एम है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं? यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? सबसे पहले कि स्मॉल m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अबाउट c। स्मॉल m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट c m इंटू L1 स्क्वायर। वेरी सिंपल, पॉइंट मास है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है m, L1, तो ये हो जाएगा m इंटू L1 स्क्वायर प्लस, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट c। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o कितना होगा? ये हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके मैं बोलूंगा कि हो जाएगा m इंटू L2 स्क्वायर, है कि नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द o, अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड o निकाला, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट c निकाल लिया। तो ये है सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, है कि नहीं? तो कर दिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा mv इंटू L1। L1 का वैल्यू क्या है? L1 का वैल्यू है m इंटू एल बाई टू इंटू एम प्लस कैपिटल M। दिस इज इक्वल टू m L1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? L1 स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, ये है L1, प्लस कैपिटल M इंटू L2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? कैपिटल M इंटू L2, ये है L2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, प्लस ये ml स्क्वायर बाई 12 वाला टर्म यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा mv कैपिटल ml डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है उसमें काफी चीजें मुझे कॉमन दिख रही हैं, इसलिए मैं उनको कॉमन ले लेता हूं। तो स्मॉल m कैपिटल M L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कॉमन दिख रहा है। फिर यहां मुझे मिलेगा कैपिटल M और यहां पे मुझे मिलेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, यहां से एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है? ये कैपिटल M, ये कैपिटल M और ये कैपिटल M गया, एक L और एक L गया, और क्या क्या जा रहा है? ये 2 और ये 6, ठीक है। काफी चीजें कैंसिल हो गई। तो अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दिस इज इक्वल टू m अपॉन 2m ml अपॉन 2m प्लस m, ठीक है। तो l को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा m अपॉन
2m प्लस कैपिटल M प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है शायद, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आ गया, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि mv डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू, यहां से 2 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा L/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस 1/3। यहां से मिलेगा mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू L/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यानी हो जाएगा 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। करेक्ट, तो यहां से स्मॉल m प्लस कैपिटल M गया और फाइनली मुझे कितना मिला, और हर जगह हमने ओमेगा छोड़ दिया है। ठीक है, हर जगह हमने ओमेगा छोड़ दिया है, तो यहां पे भी ओमेगा होगा, यहां पे भी ओमेगा होगा, और यहां और यहां भी ओमेगा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 6mv डिवाइडेड बाई L कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m, और ये होगा ओमेगा का वैल्यू। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन था, तो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था। तो मैं पीछे जा रहा हूं, ठीक है, यहां पे वेट कर रहा हूं मैं, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, और फिर एक चीज और इसमें सॉल्व करनी है जो हमें v प्राइम निकालना है, बट उसको निकालने में टाइम नहीं लगेगा। जो मेजर पार्ट था क्वेश्चन का वो ये सॉल्व हो चुका है, इसको फटाफट नोट कीजिए और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, डन। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट बचा है जिसमें मुझे सेंटर की वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या, पहले सिचुएशन क्या था? पहले सिचुएशन था ये। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है? आफ्टर कोलिजन ये स्मॉल m इसमें चिपक जाता है, इसका मास है कैपिटल M और सेंटर की वेलोसिटी है v प्राइम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर स्मॉल m और कैपिटल M को सिस्टम ले लें तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स है क्या, या कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? mg और नॉर्मल फोर्स तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है, और हमें क्या है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब है, और एनीवे mg और n बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना सिस्टम का? इनिशियल लीनियर मोमेंटम है m इंटू वी, कैपिटल M तो रेस्ट पे है, यानी कि स्मॉल m इंटू वी, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v प्राइम, यानी कि इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो हो जाएगा टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहां से मुझे मिलेगा v प्राइम इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और हमारे सारे आंसर्स आ गए। क्लियर? ठीक है, तो कोलिजन के केस में ऑब्वियसली कंडीशंस चेक करने हैं, आंख बंद करके लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करना है, कंडीशंस चेक करने हैं। तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई एक्सटर्नल फोर्स मिला नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर सब हो रहा है, तो हमने सिंपली लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। ऑलराइट, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए हैं, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform thin rod of a mass m and length L is standing on a smooth horizontal surface. A slight disturbance causes the lower end to slip on the smooth surface and the rod starts falling. Find the velocity of the center of mass of the rod at the instant when it makes an angle theta with the horizontal. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए,
सॉल्यूशन तक पहुंचना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही से स्टार्ट करना, सही अप्रोच लेना, ठीक है, सही रोड मैप बनाना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया है और ये स्लिप करके गिरने लगता है। स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया मतलब कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, ठीक है, स्लाइटली इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि वहां उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं गया है, ठीक है। ओके, अब क्या हो रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे हुआ करता था, है कि नहीं? इसका सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है कहीं यहां पे हुआ करता था, फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है, तो जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? ऑब्वियसली वर्टिकली एक्ट करता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं और सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, ठीक है, पहले तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? इस बारे में सोचिए। फिर से बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास पहले क्या था दादा? रेस्ट पे था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो तो वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास कैसे गिरेगा? सेंटर ऑफ मास वर्टिकली गिरेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सेंटर ऑफ मास के पास। सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? यानी कि जब ये रॉड थीटा एंगल बनाएगा तो सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, वर्टिकल आई मीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली वो वहीं पे रहेगा, यानी सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये जो रॉड गिर रहा है तो इसका रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है ना? ये रॉड ऐसा है, ऐसा है, ऐसे गिर रहा है तो इसका रोटेशन हो रहा है ना? रोटेशन भी हो रहा है, और सेंटर का वेलोसिटी भी आई होगी कुछ, यानी कि लीनियर मोशन भी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कैसा सिचुएशन है? ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का सिचुएशन है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज अ केस ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। बट एक बात बड़ी अच्छी है, वो ये है कि मुझे पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सीधा नीचे गिर रहा है, सीधा नीचे गिर रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन मेरे को पक्का पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा v। मान लेते हैं कि सेंटर की जो वेलोसिटी है वो v। अब ये जो एंड है ये तो ग्राउंड से टच किया है इसने, तो ग्राउंड के ऊपर वो स्लिप कर सकता है, तो वो अलोंग द ग्राउंड स्लिप कर सकता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी चलो मान लेते हैं v1, तो इसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी? ऐसी ही होगी। अब मेरे को क्या पता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके जो एंड है, इसका रॉड का लेंथ कितना है? इस रॉड का लेंथ होगा l/2, ठीक है, और ये लेंथ चेंज तो नहीं होगा, लेंथ ऑफ द रॉड तो एक कांस्टेंट है, और वो कंस्ट्रेंट हम यहां अप्लाई कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ द रॉड क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, यानी हाफ द लेंथ ऑफ द रॉड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम इस पॉइंट के बीच में सेंटर ऑफ द रॉड और इस पॉइंट के बीच में जो बी प्राइम दिख रहा है, इसके बीच में हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं? वेलोसिटी को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग द रॉड, है कि नहीं? वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग द रॉड। तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा v cos थीटा, और इधर क्या आएगा? इधर आएगा v sin थीटा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा? इधर कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v1 sin थीटा।
यानी कि अलोंग द रॉड जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इतना कंस्ट्रेंट तो आप लोग समझ ही चुके हो, है कि नहीं। रॉड का लेंथ चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि v sin थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू v1 cos थीटा, है कि नहीं। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि v1 जो है वो हो जाएगा v tan थीटा, और ये एक रिलेशनशिप आ गया हमारे पास v1 और v2 के बीच में। क्लियर, कोई तकलीफ? क्यों किया ऐसा हमने, क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए रॉड की। क्यों चाहिए एंगुलर वेलोसिटी रॉड की? बहुत सिंपल है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ठीक है। जैसे जैसे रॉड नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में जा रही है, ये रॉड की काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड होगा वो किस में ट्रांसलेट करेगा, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, इसलिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी भी चाहिए, ठीक है। तो अब एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? अब एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तो फंडा बड़ा सिंपल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर ए और बी के बीच में निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, दो पॉइंट्स की वेलोसिटी अगर मुझे पता है तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में और सिर्फ उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता हूं। ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में की हैं। तो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये एक तो एक सेंटर हो गया और ये एक एंड हो गया, है कि नहीं। एक सेंटर हो गया और एक एंड होगा। इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है, तो क्या करते हैं हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, है कि नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, v1 sin थीटा, और इधर क्या है v cos थीटा, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। यानी कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा प्लस v1 sin थीटा, और डिवाइड करेंगे किसके, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा l/2, ठीक है। तो यहां पे हम v1 को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो यहां से ओमेगा आ जाएगा v cos थीटा प्लस v1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, v1 की जगह हम लिख सकते हैं v tan थीटा, यानी कि हो जाएगा v sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये 2 ऊपर चला जाएगा और l नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा v cos स्क्वायर थीटा प्लस v sin स्क्वायर थीटा, यानी कि सिंपली 2v डिवाइडेड बाय l cos थीटा, यानी कि यहां से हमने ओमेगा भी निकाल दिया, करेक्ट, ठीक है। तो हमने ओमेगा निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप नोट कर लो, इसको आप, कहां गया भाई कैलकुलेशन, हाँ, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, डन, ठीक है। तो यहां से हमने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड निकाल ली, किसके टर्म्स में, सेंटर ऑफ द रॉड के वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है। अब ये कुछ v है और इसका कुछ ओमेगा है, ओके। अब क्या हो रहा है, बेसिकली सेंटर ऑफ द मास यहां था, रॉड का जो सेंटर था वो वहां था। अब रॉड का सेंटर कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था l/2, और अब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बहुत सिंपल, ये है l/2, ये एंगल है थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2 sin थीटा, है कि नहीं। यानी कि ये रॉड का जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस से नीचे आया है, ये कितने डिस्टेंस से नीचे आया है, ये आया है नीचे l/2 माइनस l/2 साइन थीटा से नीचे आया है, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से कम हुई है, mg l/2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतने से कम हुई है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे आया है, L/2 × 1 - sin थीटा से नीचे आया है, यानी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgL/2 × 1 - sin थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग बॉडी कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हाफ इंटू ICM ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, हाफ इंटू ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द रॉड के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mL²/12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर को या ऐसे लिख लेते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हो जाएगा ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू VCM स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब क्या कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा mgL/2 इंटू 1 - sin थीटा, दिस इज इक्वल टू हाफ ICM, ICM कितना होगा, ICM होगा mL²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हम निकाल चुके हैं, ओमेगा चेक करते हैं। ओमेगा है हमारे पास 2v/L cos थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 4v²/L² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2v/L cos थीटा का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस हाफ m, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी मानी हमने, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v मानी है, तो ये हो जाएगा हाफ m v²। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि m और m गया, ये L² और ये L² गया, यहां से डिनोमिनेटर में जो 2 है वो भी चला गया, ये 4 से ये 3 बच गया, तो फाइनली मुझे क्या बचा, बहुत कम चीजें बची, मुझे बची GL इंटू 1 - sin थीटा, इतना बचा। और RHS में क्या बचेगा, RHS में हो जाएगा, ठीक है, ज्यादातर चीजें तो जा ही चुकी हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहां है हमारे पास GL इंटू 1 - sin थीटा, चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन एक बार, GL इंटू 1 - sin थीटा, और यहां में हमारे पास v² इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर थीटा, यहां से एक v² हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा GL इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट लगाने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल रिजल्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज थी इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिखना। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के केस में, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड लिखना, ये इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, उसके लिए क्या क्या हमें सोचना पड़ा, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगे। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की कोई हॉरिजॉन्टल, इस सिस्टम के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे गिरेगा। और हमने यूज किया कि जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो कांस्टेंट रहेगा, वहां से रिलेशनशिप निकाला, वहां से ओमेगा निकाला और फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली। ठीक है, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आप घर जाइए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इन सारे रिवीजन सेशंस के बाद। और मैं फिर से बता रहा हूं, कई बार मैं बता चुका हूं लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर अभी के स्टेज में आपको लगता है कि आपका रोटेशन वीक रह गया है, बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो सिर्फ बेसिक्स करके आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चैप्टर्स जो आसान चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छा कर लीजिए। ओके, तो इस नोट पे खत्म करते हैं इस सेशन को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।